गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओके, चलिए आइए सभी उपस्थित हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, जस्ट वेट। कितना अच्छा टाइम होता है, सुबह सोकर जगे हो, अपने विषय का रिवीजन किए हों और रिवीजन करने के उपरांत ब्रेकफास्ट करते हुए ब्रेकफास्ट की समाप्ति के साथ ही अपनी एक क्लास हो जाए। जब तक दुनिया ठीक प्रकार से सोकर जगती है, अपने काम के लिए जाने के लिए ऑफिसेस के लिए तैयार होती है, तब तक आप अपनी एक क्लास फिनिश करके फुर्सत बैठे होते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा समय होता है ये, पढ़ने का बेस्ट टाइम है मित्रों। कल मैंने एक छोटा होमवर्क दिया था आपको कि सागरीय लवणता के महत्व को आप लोग लिखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने ऐसा काम कर लिया होगा। ठीक है, ऐसा काम आपने कर लिया होगा। रेस्ट, आज आगे बढ़ते हैं हम अपने विषय वस्तु के अगले टॉपिक की ओर। और आज का हमारा अगला टॉपिक है, ध्यान से, आज का हमारा अगला टॉपिक है सागरीय तरंगे। सागरीय तरंगे, ओशियनिक वेव्स। ठीक है, ओशियनिक वेव्स। शुरू करूं। राम बालक यादव गुरु जी, सुन लीजिए हमारी भी गुहार। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया राम बालक, ऐसी किस गुहार की आपने दरख्वास्त की है? अब तो जहां तक है आपका कोई कमेंट्स दिखेगा भी नहीं। जब तक आप लिखोगे बातें, अपने कमेंट्स को भेजोगे, तब तक मैं इधर सरसागर में डूबे हुए हैं। ओके, सागर में डूब गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, शुभशेष, पूजा, शिवानी, नेहा, ये क्या है? ओके, 8 AM कर दीजिए, कुछ बच्चों का है। 8 बजे शुरू करिए सर। ओके ओके, चलो। राम बालक ने फिर से पहली बुझाते हुए, देख लीजिए सर, यही मैसेज किया अपना, कमेंट्स ने क्या, तुम्हारे कारण से क्लास रुकी हुई थी राम बालक। अब राम बालक आप बता दीजिए। ओहो, राम बालक का मैसेज भी चला गया। थोड़ी देर बाद मैं तुमको बोलूंगा, तुम अपना मैसेज कर देना, ठीक है। यहां से सागरीय तरंगों के संदर्भ में ध्यान से सुनना। बेसिकली जो टॉपिक है आपका वो है सागरीय जल की गत्यात्मकता। सागरीय जल की गत्यात्मकता बहुत सरल टॉपिक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये गत्यात्मकता कहता, डायनामिज्म ऑफ ओशियनिक वाटर कहलाता है। ये जो टॉपिक है ये कहता है कि सागर का जल स्थिर नहीं है, बल्कि इसमें निरंतर संचरण पाया जा रहा है। ये क्या कहता है कि सागर का जल स्थिर नहीं है, बल्कि इसमें निरंतर संचरण पाया जा रहा है, प्रवाह पाया जा रहा है। तो आखिर ये संचरण कितने रूपों में है? आखिर ये संचरण कितने रूपों में पाया जाता है? तो संचरण के दो विशिष्ट रूप हैं। एक तो लंबवत संचरण है,
एक कैसा है, लंबवत संचरण है, और दूसरा है क्षैतिज संचरण, क्षैतिज संचरण। तो ये जो लंबवत संचरण प्राप्त होता है इसे हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक पहला तो इसमें से आता है मित्रों तरंग, और दूसरा आता है ज्वार भाटा। दूसरा क्या आता है, ज्वार भाटा, जिसे हम टाइड्स कहते हैं। तरंग एंड, ठीक है ना, तरंग एंड टाइड्स, ये दो बातें कहते हैं। अब जहां बात क्षैतिज की आती है तो क्षैतिज वाले प्रसंग में हम लोग जल धाराओं को पढ़ेंगे, वाटर करंट्स को पढ़ेंगे, जल धाराएं, वाटर करंट्स को पढ़ेंगे। फिर से बहुत अच्छे से ध्यान रखें, फिर से बहुत अच्छे से ध्यान रखें। लंबवत और क्षैतिज में, लंबवत में क्या है, तरंग एवं ज्वार भाटा। क्षैतिज में क्या है, जल धाराएं। क्षैतिज में क्या है, जल धाराएं। टाइड्स, विक्रम ने लिखा है साबुन धोने वाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वही टाइड्स की बात कर रहा हूं। जो साबुन धोने वाला पैकेट में वो टाइड आता है, एक तो बार भी आता है और पैकेट में भी पाउडर आता है, वही वाला टाइड यहाँ आपको पढ़ाएंगे। ये कपड़े कैसे धोए जाते हैं, एक शर्ट अगर धोनी है तो किस प्रकार से टाइड साबुन का प्रयोग किया जाए और कपड़ा धुल जाए। एक झापड़ मारूंगा विक्रम, ओके, ध्यान से। तो यहां पर सबसे पहले हमें उठाना है इसे, सागरीय तरंग को उठाना है। तो आखिर ये तरंग है क्या, शुरुआत करते हैं यहां से। तरंग है क्या, शुरुआत करते हैं यहां से। बहुत सरल उदाहरण है, बहुत सरल उदाहरण है। और उदाहरण देने के लिए मैं जस्ट फिर से आज एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। कटोरी लाना, वो कटोरी जो कल दिया था, ओके, यहां उदाहरण से देखना ध्यान से ना कि कैसे तरंग पैदा होती हैं, तरंगों को क्या कहा जाता है, कैसे, सब चीजें ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो जैसे माना कि फिर से वही बाउल, सेम बाउल आपके सामने आ गई, ठीक है, इसमें हमने ये लीजिए पानी लिया, ठीक है। ये बाउल कुछ और नहीं बल्कि एक सागर है, एक समंदर है, एक झील है, एक तालाब है, कुछ भी समझ सकते हो। और इसमें हमने ये लो पानी भर लिया, पानी भरा हुआ है, ओके। चलो कुछ देर के लिए समझना, कुछ देर के लिए समझना, तरंगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये पूरी तरह से कटोरे का जल एकदम शांत है, एकदम स्थिर है, गतिहीन है, किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती इसमें, किसी भी प्रकार की इसमें गति नहीं पाई जाती है। बट जैसे ही हमने इस कटोरे को थोड़ा सा ऑसिलेट किया, जैसे ही इस कटोरे पर मैंने थ्रस्ट लगा दिया, इसके जल में हलचल पैदा हो गई। इसके जल में कई तरह की हलचल होंगी, क्षैतिज हलचलें भी होंगी, लंबवत हलचलें भी होंगी, पर ध्यान से समझना, जैसे ही हमने इस पे थ्रस्ट लगाया तो थ्रस्ट लगाते ही इसमें क्या पैदा हो गई, इसमें हलचल पैदा हो गई। और वो हलचल का एक विशिष्ट रूप तरंगों के रूप में होगा। दूसरी बात ध्यान से समझना, दूसरी बात एक ध्यान से समझना, हमारे पास ये जल था, सपोज हम ये तालाब है, ये झील है, ये समंदर है, हमारे पास हाथ में एक पेन है, हमने उठाकर पेन को इस तालाब में फेंक दिया। जैसे ही हम पेन फेंकेंगे तो जहां पर देखो, जैसे ही हम पेन फेंकेंगे तो पेन को फेंकते ही इस जल में हलचल पैदा हो जाएगी। और इस हलचल में भी दो प्रकार की हलचल होगी, एक क्षैतिज और एक लंबवत हलचल होगी। इसमें भी तरंगों को आप उत्पन्न कर सकते हो, इसमें भी उत्पन्न कर सकते हो। मैं एक बड़ा सरल सा और सहज सा उदाहरण देता हूं और कुछ क्रिएटेड कहानी के रूप में, ताकि आपको चीजें याद हो जाएं और आप नोटिस करना मित्रों, सभी के सभी। एक दिन की ऐसी कुछ बात है कि आपका मन किसी भी वजह से उदास है, आपका मन उदास है। मैं सपोज कैसे उदासी की बात करता हूं, कभी उदासी की बात करना उचित तो नहीं लगता, पर आज चलो कर लेते हैं, क्योंकि तरंग थोड़ा समझाने के लिए कहानी क्रिएट करते हैं। आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है कि मजा आ गया और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। मेंस भी आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है कि मजा आ गया और मेंस भी क्वालिफाई कर गए। यूपीएससी भी आपने बढ़िया परफॉर्म किया है और यूपीएससी भी क्वालिफाई कर गए और
अब आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए। समझने की कोशिश करना है, समझना, ध्यान से समझना। जैसे ही आप आईएएस ऑफिसर बने तो आईएएस ऑफिसर बनते ही आप अब युवा भी हैं, विवाह के भी प्रस्ताव आएंगे। तो आपके घर में इतने विवाह के प्रस्ताव आए, ध्यान से, आपके घर में इतने विवाह के प्रस्ताव आए, इतने प्रस्ताव आए दोस्तों, समझने की कोशिश करना, कि आपके माता पिता को मजबूरन किसी एक संबंध को एक्सेप्ट करना पड़ा, किसी एक संबंध को एक्सेप्ट करना पड़ा, और उन्होंने आनन फानन में आपसे कहा कि चलो दिल्ली से वापस आ जाओ, अब तो रिजल्ट आ ही चुका है, तुम्हें एक खबर सुनानी है। आप अंदाजा तो लगा सकते थे, आप अंदाजा तो लगा सकते थे, पर फिर भी मैंने कहा ना कि जो पिता होता है एक ऐसा धौंस का अनुशासन होता है कि जब उसका फोन आएगा तो कई बार तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। ये कहाँ से पूछोगे सर, किसका, क्या, कैसा, पापा जी क्या है, भले आईएएस ऑफिसर हो, आप अपने घर के आईएएस ऑफिसर रहे आना, जहाँ के, सॉरी, अपने बाहर के आईएएस ऑफिसर रहे आना, घर में तो आईएएस ऑफिसर पिता ही होता है। पहुंचे घर, जैसे घर पहुंचे तो माताजी मुस्कुराते हुए पहले तो स्वागत की और फिर चुपके से एक तस्वीर दिखाई आपको, देख तेरे बाबूजी ने ये लड़की तेरे लिए पसंद किया है। अब इसमें देखो दो पक्ष हैं, या कि आप चहक उठे तस्वीर देखते ही, या कि आप दुखी हो गए। और दुखी क्यों हो गए? क्योंकि बचपन से एक पारो थी जिसके साथ आपने जिंदगी जीने के सपने संजोए हुए थे, और आज उस तस्वीर को देखते हुए वो पारो आपसे दूर होने वाली है, इस बात की आपको बेहद तकलीफ है। लड़कियों के केस में भी लागू होता है, ऐसा नहीं केवल लड़कों के केस में लागू होता है। वहां पारो नहीं होगा, वहां कोई, समझ गए, देवदास होगा। ओके, अब इस दशा में आपका मन उदास है, पर आप मम्मी से तो ना नुकुर करते हैं, लेकिन पापा जी से कुछ कह नहीं पाते, और चुपके से एक दोपहरी में घर से बाहर निकलते हैं। गांव से बाहर एक तालाब है, तालाब के किनारे पर एक बट वृक्ष है। बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए अकेले तन्हाई में आप उन पुराने दिनों को याद करते हैं, और याद करते करते कुछ खट्टी मीठी यादें जैसे आती हैं, तो आप अपने उन्हीं अंतर मन की यादों को हिलोरे लेते हुए देखना चाहते हैं। तो आपने क्या किया कि बट वृक्ष के पास पड़े हुए एक पत्थर के टुकड़े को उठाया और जोर से फेंका, वो पत्थर जाकर तालाब में गिरा। चलो, आप यहां किनारे पर बैठे थे, यहां किनारे पर बैठे थे, आपके बैठने की तस्वीर में कुछ ऐसी बना देता हूं। यहां किनारे पर बैठे थे और यहां से एक पत्थर को आपने फेंका और पत्थर जाकर यहां कहीं गिरा, यहां कहीं गिरा। ध्यान से समझना, तरंग पैदा करना चाहता हूं। पत्थर फेंकने के पहले आप क्या नोटिस कर रहे थे? पत्थर फेंकने के पहले आप क्या नोटिस कर रहे थे कि ये तालाब का जल आपके मन की तरह नहीं था, बल्कि अत्यंत ही शांत था, अत्यंत ही स्थिर था, एकदम स्निग्ध था मित्रों, एकदम शांत और स्थिर जल था। लेकिन जब आपने कंकड़ फेंका, पत्थर फेंका, तो इसमें भी कुछ उसी तरह से हिलोरें उठने लगी जैसे आपके अंतर मन में हिलोरें चल रही थी। क्या करें, क्या ना करें? क्या मेरा अब तक का उनके साथ निभाए गए सारे वादे सब खत्म हो जाएंगे? क्या मेरे लिए जीवन में ये आईएएस बनना ही संकटपूर्ण था? किस बात के लिए मैं आईएएस बना जब मैं उनके साथ ही जीवन ना जी सका? अब तरह तरह से आपका मन हिचकोले खा रहा है। तो ध्यान से समझना मित्रों, ठीक उसी तरह से अब यह जल राशि भी हिचकोले खाएगी। और कैसे हिचकोले खाएगी समझना, यहां ध्यान से समझना। जैसे ही कंकड़ यहां पर गिरा, कंकड़ के गिरते ही इस भाग का जल में इस कंकड़ ने दाब लगाया, तो जल लंबवत रूप से नीचे की ओर आया मित्रों।
जैसे ही कंकड़ ने दाब लगाया तो ये जल के कण यहां पर क्या होने लगे, अवतलित होने लगे, क्योंकि कंकड़ ने प्रेशर लगाया है। जल के कण यहां पर अवतलित होने लगे, नीचे की ओर जाने लगे। और जब ये नीचे जानते हैं ना, तो कोई भी मित्रों, न्यूटन का नियम है कि जो जहां जैसा है वैसा रहना चाहता है जब तक कि कोई बाहुबल ना लगाया जाए। तो मित्रों ध्यान से, जब ये नीचे जा रहे थे तो बेचारे इन्हें बेहद तकलीफ थी। ये कितना बढ़िया था, हम सतह में पड़े हुए थे, सूर्य की किरणों को भी हम खूब बढ़िया से देख पा रहे थे, तो बारिश की बूंदों को भी हम बढ़िया से आत्मसात कर पा रहे थे। लेकिन कहां से ये कंकड़ आया कि मुझे नीचे जाना पड़ रहा है। तो मित्रों जब ये नीचे जा रहा है तो साथ साथ में एक गाना गाते हैं ये कण कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैसे गाते हैं, ध्यान से। जब ये नीचे जा रहा होता है ना, तो अपने बगल वाले पार्टिकल को कह रहा होता है, इधर वाले को भी कह रहा होता है, इधर वाले को भी कह रहा होता है कि दोस्तों मुझे तो नीचे जाना पड़ रहा है इस कंकड़ के प्रहार से, लेकिन इसका बदला तुम जरूर लेना। और बदला लेने के क्रम में ये उछल कर ऊपर चले जाते हैं। जितना ये नीचे जाते हैं उतना ही ये उछलकर क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं। और जब ये उछलकर ये ऊपर चले जाते हैं, जब ये उछलकर ऊपर जाते हैं ना, तो इनसे प्रेरित होता है बगल वाला कण, और बगल वाला कण कहता है तुझे संतुलित करने के लिए मैं फिर से नीचे चला जाऊंगा। तो इसके बगल वाला कण क्या करता है मित्रों, फिर से नीचे चला जाता है। जब ये नीचे जाता तो फिर इसके बगल वाला कण मित्रों इसके बराबर की ऊंचाई में ऊपर चला जाता है। और इस तरह से मित्रों ध्यान से समझना, इस तरह से यहां से देखना, इस तरह से जल के यहां पर उत्थान और जल के पतन, जल के उत्थान और जल के पतन की एक क्रमिक व्यवस्था निर्मित हो जाती है। और जो क्रमिक व्यवस्था निर्मित होती है इसे ही हम वेव्स कहते हैं, इसे ही हम तरंग कहते हैं, जिसमें कोई भी जल कण, ध्यान रखना, कोई भी जलकण अपने ही स्थान पर लंबवत रूप से या कि अवतलित होता है या कि ऊर्ध्व संचरित होता है। नीचे की ओर अवतलन है तो ऊपर की ओर ऊर्ध्व संचरण है। जल कणों के लंबवत रूप से इस प्रकार के दोलन से निर्मित एक क्रमिक व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है मित्रों, तरंग कहा जाता है। और इस तरह से आपके उस तालाब में तरंगे पैदा हो गई। नोटिस भी करना, जहां पर आपने कंकड़ फेंका था, जहां पर आपने कंकड़ फेंका था, तो कंकड़ फेंकने वाले स्थान से एक बबल के रूप में, सपोज ऐसा कुछ ध्यान से देखना, ऐसा कुछ मान लो ये तालाब था, ये बिंदु था, यहां आपने कंकड़ फेंका, तो बबल के रूप में इस तरह से वेव्स यहां से निकलती हुई तट की ओर, आगे की ओर बढ़ती हैं। और ये वेव्स निकलती हुई बढ़ती जाती हैं और फाइनली कहां पहुंच जाती हैं, फाइनली वह तट पर पहुंच जाती हैं। फाइनली कहां पर पहुंच जाती हैं, वह तट पर पहुंच जाती हैं। तो ध्यान रखना, तरंगों में जल कणों का हमेशा ही लंबवत दोलन होता है, लेकिन ऊर्जा का क्षैतिज प्रवाह होता है। ऊर्जा के क्षैतिज प्रवाह को कैसे हम कह सकते हैं, मैंने कहा ना कि जब ये कण नीचे की ओर गया तो इसने अपनी एनर्जी को बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया, और जब ये ऊपर की ओर गया तो इसने अपनी एनर्जी को अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया, और जब ये फिर से नीचे की ओर गया तो इसने अपनी एनर्जी को अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया। तो चूंकि ऊर्जा का प्रवाह, दो बातें यहां पर आती हैं, एक तो यहां पर जल कण की बात आती है, वाटर पार्टिकल्स की बात आती है, और दूसरी बात आती है मित्रों ऊर्जा की। तो ध्यान रखना, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ही तरंगों में क्षैतिज रूप से होता है। कैसे होता है, क्षैतिज रूप से होता है, लेकिन जो जल कण हैं इनका लंबवत दोलन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लंबवत दोलन प्राप्त होता है, मतलब अपने ही स्थान पर लंबवत रूप से ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, कुछ इस प्रकार की स्थिति व्याप्त होती है। ओके, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, तरंगे। कुछ बच्चे तो उसी कहानी में खो गए। अरे भाई, उस कहानी में खोने के लिए, उनके साथ जीवन जीने के लिए पहले आईएएस बनना होगा। तो उस कहानी से बाहर निकलो, पहले आईएएस बनने के लिए आज की क्लास को पढ़ लो। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? फिर मौज मस्ती करना।
तो पहले ये समझो यहां पर। तो ये था आपका सबसे पहला तरंग, कि तरंग कैसे जनरेट होती हैं, इसका एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। और आइए सभी के सभी लोग बढ़िया से लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, चीजों की शुरुआत करते हैं। तो लिखो सभी के सभी। लिखो सभी के सभी, लिखें। सागरीय जलराशियां, सागरीय जलराशियां, जलराशियां स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि विभिन्न कारकों के प्रभाव से, विभिन्न कारकों के प्रभाव से गत्यात्मक हैं, विभिन्न कारकों के प्रभाव से गत्यात्मक हैं, डायनामिक हैं, गति पाई जाती है, गत्यात्मक हैं। पूर्ण विराम लगाएं। सागरीय तरंगे, सागरीय तरंगे जल की इसी गत्यात्मकता का, सागरीय तरंगे जल की इसी गत्यात्मकता का एक विशिष्ट रूप है। एक विशिष्ट रूप है, जल की गत्यात्मकता का एक विशिष्ट रूप है। पूर्ण विराम। अब तरंगे क्या है आगे बताना है, तो लिखें, लिखें। जल कणों के लंबवत, जल कणों के लंबवत दोलन या कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन, दोलन के स्थान पर मैं कक्षीय गति भी बता दिया। जल कणों के लंबवत दोलन या कक्षीय गति से उत्पन्न, उत्पन्न श्रृंग एवं गर्त, श्रृंग एवं गर्त, क्रेस्ट एंड ट्रफ निर्माण की एक क्रमिक व्यवस्था, श्रृंग एवं गर्त निर्माण की एक क्रमिक व्यवस्था व्यवस्था ही तरंग कहलाती है, ही तरंग कहलाती है, जिसमें जल कण अपने ही स्थान पर, जल कण अपने ही स्थान पर लंबवत रूप से संचरित होते हैं, लंबवत रूप से संचरित होते हैं, संचरित होते हैं, जबकि ऊर्जा का प्रवाह क्षैतिज रूप से होता है, ऊर्जा का प्रवाह क्षैतिज रूप से होता है, क्षैतिज रूप से होता है। पूर्ण विराम। क्षैतिज रूप से होता है, पूर्ण विराम। लिखें, हेडिंग देंगे तरंग संरचना, तरंग संरचना, सभी के सभी हेडिंग देंगे तरंग संरचना। बहुत सिंपल, बचपन से पढ़े हैं आप। आज मेरे पढ़ाने की कोई विशेष आवश्यकता है ऐसी कोई बात नहीं है। मित्रों, आपको तो मैं पहले से कहता हूं, आप सभी ज्ञान पुंज हो। बस दिक्कत यह है कि आप सभी बजरंगबली हो, हनुमान जी हो। अब आप पूछोगे सर मैं कैसे हनुमान जी हूं?
हनुमान जी के बारे में आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि अतुलित बलधामा है, इतना बल जिसके बारे में कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, पर वो अपने ही बल को भूले हुए हैं। किसी को याद दिलाना पड़ता कि अरे भाई तुम बड़े बलशाली हो। रामेश्वरम के धनुषकोडी तट पर बैठे हैं, अशोक वाटिका में सीता जी की खोज करनी है। जाबवंत को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि अरे भाई तुम हो कुछ, और वो तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, तुम ही को जाना है। और जब जामवंत ने उन्हें सारी बातें याद दिलाई, तब उन्हें याद आया कि हां सच में हम में ये शक्ति है। तो मित्रों सच कहता हूं, ईमानदारी से अपने ऊपर भरोसा करो कि वो तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, वह तुम ही हो, कोई और नहीं। अदम्य शक्ति है मित्रों आप सब में, बस करिए, बहुत अच्छे से कर डालिए, बहुत अच्छे से कर डालिए ध्यान से। ये एक तरंग है मित्रों, और तरंग में जो ये डॉट लाइन मैंने खींची है, ये एक माध्य रेखा है। ये क्या है? तरंग में माध्य रेखा है। ये संरचना तरंग की दिखा रहे हैं, ध्यान से। तरंग में तरंग की ऊंचाई ये या तरंग की गहराई, दो में से कुछ भी ले लें, ऊंचाई या गहराई कुछ भी इसे ले लें, तो इसे आयाम कहा जाता है। ऊंचाई से लेकर गहराई तक को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो दूसरी तरफ एक और बात कहूंगा, जो तरंगों के श्रृंग हैं उनकी ऊंचाई और गर्त की गहराई तक के बिंदु को इसे तरंग हाइट कहते हैं, तरंग की ऊंचाई कहते हैं, तरंग की ऊंचाई के नाम से जाना जाता है, वेव हाइट के नाम से जानते हैं। माध्य रेखा से श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई जितनी प्राप्त होगी उसे आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो ध्यान से, श्रृंग की ऊंचाई एवं गर्त की गहराई को संयुक्त रूप से वेव हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेव हाइट कहेंगे। ये वेव हाइट कहलाएगी। तो ध्यान से, दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। तो दिस वन इज वेवलेंथ। क्या कहलाता है मित्र? दिस वन इज वेवलेंथ कहलाता, वेवलेंथ कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तरंगों के इन सबसे ऊपर उठे हुए भागों को हम श्रृंग के नाम से जानते हैं, क्रेस्ट। तो इन धंसे हुए भागों को हम गर्त कहते हैं, ट्रफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्रफ के नाम से जानते हैं। तो एक तरंग की संरचना कुछ ऐसी पाई जाती। फटाफट इसे बनाएं, फटाफट। ठीक है, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है इसे दोस्तों, बिल्कुल बनाना है इसे सभी को। तरंग संरचना में ये चित्र, कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, ये चित्र। माध्य रेखा क्या है, आयाम क्या है, हाइट ऑफ वेव क्या है, क्रेस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, वेवलेंथ क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? ये सब, ये तरंग की संरचना हो गई, ये तरंग की संरचना हो गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा बिंदु होगा इसमें लिखे तरंग उत्पत्ति। सभी हेडिंग देंगे, तरंग उत्पत्ति, वेव जनरेशन, वेव जनरेशन, ओरिजिन ऑफ द वेव भी लिख सकते हैं।
ओरिजिन ऑफ द वेव भी लिख सकते हैं। बहुत सरलता से समझने की कोशिश करना है। पहले तो पीछे की तमाम तरह से बातों से दिमाग शांत करो, हटाओ और मेरे पास लाओ दिमाग। आप लोग मित्रों अभी भी वहीं उलझे हुए हो, फिर डांटूंगा मैं इस तरह से। कुछ बच्चों ने तो यह भी कह दिया कि सर आप हिंदी साहित्य अच्छा पढ़ाओगे। भूगोल पढ़कर देख लेना, भूगोल ऑप्शनल की क्लास में आ जाना। अगर बाछें खिली की ना खिली की खिली ना रह जाए तो बताना। हर एक सेकंड चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ जाए तो बताना। किसी ने पेटेंट नहीं लिखाया है कि हिंदी साहित्य जिसका विषय होगा वही अच्छी हिंदी बोलेगा। हम भारतवासी हैं, हमारी मदर टंग में अपनी बोलियां हैं और उन अपनी बोलियों का आधार हमारी हिंदी है। तो हमारी भाषा हिंदी सबकी बेहतर होनी चाहिए, सबकी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, सबकी बेहतर होनी चाहिए। आगे देखें यहां ध्यान से। तरंग की उत्पत्ति कैसी है, इसके लिए एक वेव जनरेटिंग फोर्स की बात करते हैं। और सागरीय जल सतह में कई कारकों के प्रभाव से तरंगें पैदा हो सकती हैं, लेकिन माना कि तरंग उत्पत्ति का सर्व प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कारक उसकी सतह पर प्रचलित होने वाली पवनें हैं। उसकी सतह पर प्रचलित होने वाली क्या हैं? पवनें हैं। पवनों के प्रभाव से माना कि क्या सागरीय जल सतह में तरंगे पैदा हो रही हैं। तो तरंगे कैसे कैसे स्टेप वाइज स्टेप वास्तविक रूप में तरंग का रूप धारण करती हैं, इसे आपको क्रमशः समझना है। इसकी उत्पत्ति के विभिन्न चरण को समझना, तो सबसे पहले हम स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान से। जब सागरीय जल सतह पर प्रचलित पवनें, यहां पर एक सागरीय जल सतह भी बना देते हैं, आपके लिए ज्यादा सरल होगा समझना कि मान लो ये सागरीय जल सतह है, दिस वन। अब इसमें कोई पवन, प्रचलित पवन संचरित हो रही है। माना कि यहां पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इसके सतह पर घर्षण पैदा करती है। तो जैसे ही जल सागरीय जल सतह पर घर्षण पैदा करेगी, सबसे पहले इसकी सतह पर उर्मिकाएं पैदा होंगी। छोटी छोटी ऐसी झुर्रियां पड़ेंगी, पर झुर्रियां नियमित नहीं होंगी। एक झुर्री बनेगी, टूटेगी, एक झुर्री बनेगी, टूटेगी, एक झुर्री बनेगी, टूटेगी। तो इस तरह से झुर्रियां पड़ने लगती हैं, और इन झुर्रियों को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में रिपल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? रिपल्स कहते हैं। हिंदी शब्द इनके लिए झुर्रियों से अच्छा है, उर्मिकाएं। तो सर्वप्रथम पवनों के घर्षण बल के प्रभाव से जल सतह शांत, स्थिर और समतल नहीं रह पाता, बल्कि उसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं। उन झुर्रियों को उर्मिकाएं कहा जाता है, रिपल्स कहा जाता है। तो रिपल्स पैदा होता है। जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसे कटोरे में या थाली में पानी ले लो मित्रों, और थाली में पानी लेकर एक काम करना। जस्ट ध्यान से कुछ ऐसा फूंक लगाना इसमें, लेकिन ऐसा ऊपर से मत फूंकना, ऐसे फूंक लगाना। ध्यान रखना, साइंस से भी जबरदस्त क्लास ज्योग्राफी की होती है। प्रैक्टिकली सब चीजें पढ़ी जाएं तो ऐसे अभी का भी फूंक लगाओ। अब जैसे फूंक लगाओगे तो आपको क्या लगेगा कि जो आपकी ये जल सतह थी कटोरे की, थाली में भरे हुए पानी की जल सतह थी, अब वो स्थिर नहीं रह गई, बल्कि उसमें छोटा छोटा असंख्य रिपल्स पैदा हुआ है, असंख्य रिपल्स पैदा हुआ है। और यही रिपल्स शुरुआत है तरंगों के जनरेशन की। तो स्टेज फर्स्ट में ये रिपल्स बनते हैं। अब बात आती है स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड की बात आती है।
स्टेज सेकंड में दोस्तों ध्यान रखना यही छोटे छोटे रिपल्स नियमित हो जाते हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। लघु आकार के तरंग दैर्ध्य की तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें कैपिलरी वेव कहा जाता है, केशिकीय तरंग कहा जाता है। कैपिलरी वेव, केशिकीय तरंग कहते हैं। केशिकीय तरंगों की विशेषता होती है कि इनकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर से छोटी ही होती है, 2 सेंटीमीटर से छोटी ही होती है। आफ्टर दैट अगर पवन का प्रवाह अभी भी लगातार बना हुआ है, अब इसके लिए जरूरी यह है कि पवन लगातार संचरित होती रहनी चाहिए। तो पहले रिपल्स बनेगा, फिर कैपिलरी वेव बनेगा, और उसके बाद ध्यान से स्टेज थर्ड की बात आती है। स्टेज थर्ड में दोलनी तरंग बनती हैं, ऑसिलेटरी वेव बनती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य बढ़कर 5 से 7 सेंटीमीटर की हो जाती है। इन्हें ऑसिलेटरी वेव कहते हैं। ऑसिलेटरी वेव कहा जाता है, दोलनी तरंग कहा जाता है, दोलनी तरंग कहते हैं। अब जब ये ऑसिलेटरी वेव बनी तो ध्यान से समझना, ऑसिलेटरी वेव बनी तो इसके श्रृंग एवं गर्तों में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कार्य करने लगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करने लगता है तो पवन का संचरण बंद भी हो गया, तो सागरीय जल सतह पर तरंगे नियमित हो जाती हैं और इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी हो जाती है। लगभग 20 सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक की हो सकती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम ग्रेविटी वेव के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रेविटी वेव वास्तविक रूप से गुरुत्वीय तरंग, जस्ट वेट, गुरुत्वीय तरंग ही वास्तविक रूप से सागरीय जल सतह पर विकसित होने वाली नियमित तरंग होती है। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो तरंग उत्पत्ति में सभी के सभी लोग लिखेंगे कि डैश देकर कि माना कि तरंगों की उत्पत्ति जल सतह पर संचरित हो रही पवनों के प्रभाव से होती है या हो रही है। तो पूर्ण विराम लगाएं। पवनों की नियमित गति नहीं लिखें, पवनों की नियमितता, क्वांटिन्यूटी, पवनों की नियमितता एवं वेग तरंगों के उत्पत्ति एवं प्रकृति को जन्म देती है, जिसे हम निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में देख सकते हैं। पहली अवस्था स्टेज 1, स्टेज फर्स्ट, डैश देकर सभी के सभी लोग लिखेंगे। नाम पहले नहीं लिखना, तो स्टेज 1 में लिखना है कि जैसे ही
जैसे ही पवने संचरण के क्रम में, संचरण का मतलब होता है प्रवाह, प्रवाह के लिए अच्छा शब्द होता है संचरण। संचरण के क्रम में जल सतह पर घर्षण उत्पन्न करती हैं, करते हैं तो जल सतह अनियमित झुर्रियों से युक्त हो जाता है। जल सतह अनियमित झुर्रियों से युक्त हो जाता है, झुर्रियों से युक्त हो जाता है, जिन्हें रिपल्स या उर्मिकाएं, रिपल्स या नहीं लिखेंगे, रिपल्स उर्मिकाएं ब्रैकेट में लिखेंगे, रिपल्स उर्मिकाएं कहा जाता है, पूर्ण विराम। तो दूसरा बिंदु स्टेज सेकंड, बढ़ते पवन वेग के साथ, यह झुर्रियां या उर्मिकाएं निर्मित होकर केशिकीय तरंग कैपिलरी वेव को जन्म देती हैं। केशिकीय तरंग कैपिलरी वेव को जन्म देती हैं, जिसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है, पूर्ण विराम लगाएं। तो नेक्स्ट स्टेज थर्ड, लिखे पुनः बढ़ते पवन वेग के साथ केशिकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य बढ़कर जब 5 से 7 सेंटीमीटर तक हो जाती है, जब 5 से 7 सेंटीमीटर तक की हो जाती है तो इन्हें दोलनी तरंग ऑसिलेटरी वेव दोलनी तरंग कहा जाता है। बिल्कुल ठीक हो रवि, तुम्हारा जवाब ठीक है, दोलनी तरंग कहा जाता है, पूर्ण विराम। तो लास्ट लिखो स्टेज फोर्थ में लिखो दोलनी तरंगों के बढ़ते आकार के साथ दोलनी तरंगों के बढ़ते आकार के साथ दोलनी तरंगों के बढ़ते क्या आकार के साथ, ऐसा कुछ लिखो, दोलनी तरंगों के बढ़ते आकार के साथ। इन तरंगों पर गुरुत्वीय शक्ति भी प्रभावी हो जाती है। गुरुत्वीय शक्ति भी प्रभावी हो जाती है, गुरुत्वीय बल प्रभावी हो जाती है, पूर्ण विराम। गुरुत्वीय बल के प्रभाव से
गुरुत्वीय बल के प्रभाव से उत्पन्न तरंगे पवनों के समाप्ति पर भी, अब मान लो किसी कारण से पवन बंद हो गई, पवनों की समाप्ति पर भी नियमित बनी रहती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य नियमित बनी रहती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य 20 सेंटीमीटर से भी अधिक की पाई जाती है। 20 सेंटीमीटर से भी अधिक की पाई जाती है। पूर्ण विराम। तो ये सारी की सारी मैंने तरंगे लिखा दिया, ठीक है ना। ओके, मजे की बात आपको बताऊं, मैंने बीच में थोड़ा सा पॉज लिया एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए ठीक से। तो ये एक आईडी बनी है बच्चे की, आईएएस ऑफिसर क्या लिखता है, सर भूल गए। अरे दोस्त, हम भूलते तो उन चीज़ों को भी नहीं है जिन्हें तत्क्षण भूल जाना चाहिए, उन्हें भी इस मस्तिष्क में कुछ ऐसा दफन करके रखते हैं कि जब जरूरत होती है वो तुरंत निकलती हैं। कोई बात नहीं है, तो कुछ भूलते नहीं हैं, ध्यान रखना। तरंगों की उत्पत्ति, ये लिखा हुआ आपने। नेक्स्ट लिखेंगे तरंगों के विभिन्न रूप, फॉर्म्स और टाइप्स। फॉर्म्स लिखेंगे, तरंगों के विभिन्न रूप। विभिन्न रूप्स, फॉर्म्स ऑफ द वेव्स। और इसमें अब हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और इंग्लिश के सारे शब्द याद करेंगे। 2-3 विषय बिंदु हैं जहां पर इंग्लिश ही याद करने हैं। जैसे पहला शब्द होता फेच, FETCH, फेच, इंग्लिश का ही वर्ड। स्वेल, SWELL, स्वेल। ब्रेकर, BREAKER, ब्रेकर। सर्फ, ऑब्लिक श्वास, सर्फ ऑब्लिक श्वास। तो नेक्स्ट लिटोरल करेंट। नेक्स्ट रिप करेंट। तो नेक्स्ट अंडर टो, करेंट। पहले तो इतनी बातों को समझो, ठीक है। फेच से लेकर अंडर टू करंट तक की बातों को समझो। कैसे कोई एक तरंग धाराओं को पैदा कर देती, करंट मतलब धारा, यहां ये तरंगों की बात है, कैसे धाराओं को पैदा करेगी। ये सारी की सारी चीजें एक बार समझने की कोशिश करना। सबको पैराग्राफ में प्रॉपरली लिखाऊंगा, एक बार में समझाने की कोशिश करता हूं। पूरा भरोसा है कि ध्यान से सुनोगे तो हर एक बात समझ में आ जाएगी। नहीं सुनोगे तो खैर, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसे फिर मैं कैसे समझा पाऊंगा। फिर अब आप ही उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। पर अगर आप सुन लिए ध्यान से, पूरा मन लगा के, तो 100% आपको बातें समझ में आ जाएंगी। कोई कठिनाई नहीं होगी। माना कि आपका ये जो आपने देखा था नितल के उच्च बच्चों में, तो ये निमग्न तट का हिस्सा है, फिर ढाल का हिस्सा है, फिर उत्थान का हिस्सा, और यहाँ ट्रेंच के सहारे चले जाओगे जहां पर सागरीय द्रोणियां उपस्थित होंगी। ये सारा का सारा भाग जल में डूबा है, तो चलो इसको जल में भी डुबा देते हैं। यहां तक डुबाते हैं जल में। आ जाओ भाई, तुम यहां तक डूबो जल में। ये सारा भाग जल में डूबा हुआ।
दिस वन इज सी लेवल। ये आपका प्राप्त हो गया सी लेवल। तो ध्यान से पहला शब्द बोल रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। सभी लोग यहां आओ ध्यान से। व्हाट इज फेच? व्हाट इज फेच? तो फेच सागरों की वह मुक्त जल सतह कहलाती है जिसमें पवनें संचरित हो रही होती हैं। जिसमें क्या हो रही होती हैं? पवनें संचरित हो रही होती हैं। तो पवनों के संचरण वाली मुक्त सागरीय जल सतह को ही क्या कहा जाता है? फेच कहा जाता है। ये बेसिकली ये मुक्त सागरीय जल सतह ही फेच कहलाती है। जहां तक, जित दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर लंबाई तक, हजारों किलोमीटर लंबाई तक जिस सागरीय जल सतह में एक नियमित पवन संचरित हो रही है, वह संचरित होती हुई पवन से युक्त जल सतह को ही फेच कहते हैं। ध्यान रखना, फेच कुछ और नहीं, तरंग के संदर्भ में जल सतह को एक शब्दावली के रूप में, जल सतह को एक शब्दावली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहली बात यहां हुई। अब दूसरी बात ध्यान से समझना। जैसे ही यहां पर जल ने क्या किया? पवन ने जल पर घर्षण पैदा किया, तो पवनों के घर्षण बल के प्रभाव से इस जल सतह पर तरंगे उत्पन्न हो गई। ये लो, मैंने तरंगे पैदा कर दी। दिस वन, तरंगे व्याप्त हो गई, तरंगे व्याप्त हो गई। यहां तक देखना, हर तरंग का अपना आयाम है मित्रों, आप जानते ही हैं। और तरंगों की एक विशिष्ट विशेषता होती है कि जितने इनके श्रृंग की ऊंचाई है, उतने ही इनके गर्त की गहराई प्राप्त होती है। जितने इनके श्रृंग की ऊंचाई प्राप्त होती है, उतने ही इनके गर्त की गहराई प्राप्त होती है। ये एक तरंग है। तो ध्यान से, संचरित पवनों के प्रभाव से, अगला शब्द समझाने जा रहा हूं, स्वेल क्या होता? फेच क्या है? फेच को मैंने बताया कि यह सागरीय सतह जिसमें पवन संचरित हो रही है, उसे फेच कहते हैं। तो व्हाट इज स्वेल? तो ये जो पवन संचरित जल सतह है, पवन संचरित जल सतह है, जिस सतह पर पवन का प्रवाह है, वहां पर पाई जाने वाली, वहां पर पाई जाने वाली जो नियमित तरंग होती है, कॉन्टिन्यूअस वेव, जिसमें डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूटी है, जो नियमित तरंग होती है, ध्यान से, तरंग होती है, इस तरंग को ही स्वेल के नाम से जाना जाता। तो कुल मिलाकर फेच में पवनों के प्रभाव से स्वेल जैसी नियमित तरंगें प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? स्वेल जैसी नियमित तरंगें प्राप्त होती हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? यहां पर स्वेल बन गया। अब आगे ब्रेकर की बात करना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। तरंग बेचारी यहां पर मुक्त सागरीय जल सतह पर श्रृंग एवं गर्तों के साथ क्रमिक रूप से अपने ऊर्जा प्रवाह के साथ तट की ओर आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब तट के पास पहुंची, ध्यान से देखना, तट के पास पहुंची तो निमग्न तट से टकरा गई। ठीक ऐसा जैसे मैं इस किनारे से आगे की ओर जा रहा हूं। जैसे मैं आगे की ओर गया, मेरी कार स्पीड से चल रही है और रास्ते में आ गया ब्रेकर, रुकावट आ गई। तो बेसिकली ये जो निचला हिस्सा है ना, सागर की तली है, सागर की तली की गहराई जैसे घटती है, यह गर्तों में ब्रेक का काम करता है। यह गर्तों में क्या करता है? ब्रेक का काम करता है। तो गर्तों की गति रुकती है और दूसरी एक और चीज घटित हो रही होती है, ध्यान से समझना। गर्तों की गति रुकती है और गति रुकने के साथ और क्या होता है? गर्तों की गहराई में कमी आती है। तो तरंग जितनी गहराई में कमी करती है, उतनी ही ऊंचाई में वृद्धि कर देती है। उतनी क्या कर देती है? ऊंचाई में वृद्धि कर देती है। तो यहां पर ऊंची उठी हुई क्रमिक
तरंगे प्राप्त होती है। ये जो ऊंची उठी हुई क्रमिक तरंग प्राप्त हो रही है, जो अपने से पीछे से आने वाली तरंग के लिए ब्रेक या ब्रेकर का काम कर रही है, इस ऊपर ऊंची उठी हुई सर्पिलाकार पवन को तरंग को, जो कि सर्प के फन के भांति झुकी हुई तट की ओर दिखाई दे रही है, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? इसे ही हम ब्रेकर के नाम से जानते हैं। जिन बच्चों ने कभी सागर के तट पर बैठकर तरंगों को देखने की कोशिश की है, या कि कोई बात नहीं टेलीविजन में भी देखा है, तो आप देखिएगा जब लोग सर्फिंग करते हैं ना, तो आप देखना तरंगे उठती हैं और सर्प के फन की भांति झुककर टूटकर नीचे गिरती हैं। तरंगे उठती हैं और सर्प के फन के भांति झुककर टूटकर नीचे गिरती हैं। वही वाली तरंग है। यह सामने की ओर झुकी हुई तरंग प्राप्त होती है, जो पीछे से आने वाली तरंग के लिए ब्रेकर का काम कर रही है। ठीक ऐसे ही जैसे हम 10 लोग पीछे से चल रहे हो, मेरे पीछे 10 लोग चल रहे हो, मैं जैसे यहां पर मेरे पैर में ब्रेक लगेगा, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, जैसे मेरे पैर में ब्रेक लगेगा तो मेरे पैर में ब्रेक लगते ही मेरी गति कम होगी, तो मुझसे पीछे वाला जो होगा वो मुझसे टकराएगा, उससे पीछे वाला जो होगा वो उससे टकराएगा, उससे पीछे वाला जो होगा वो उससे टकराएगा, और इस तरह से टकराते जाने से जो ये ब्रेकर होता है, इसमें सर्वाधिक ऊर्जा आ जाती है। उसमें क्या आ जाती है मित्रों? सर्वाधिक ऊर्जा आ जाती है। और जब इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी तो इसका झुकाव तट की ओर और बढ़ जाता है, और जब तट की ओर झुकाव बढ़ेगा तो नीचे से गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहेगी अच्छा बदमाशी करेगा, रुक मैं तुझे अभी बताता हूं, और नीचे से गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसे खींच लेगी। तो ध्यान से समझना, इसके इस झुके हुए फन को जैसे ही गुरुत्वीय शक्ति खींचती है, यह टूट कर नीचे गिरता है, और टूट कर नीचे गिरने के बाद यहां पर सेकेंडरी वेव्स के रूप में यह जनरेट हो जाता है, और यहां पर जो टूट कर नीचे गिरने से तरंग पैदा होती हैं, उन्हें सर्फ एंड श्वास कहते हैं। सर्फ और श्वास कहते। अंतर क्या है सर्फ और श्वास में? श्वास तेज गति से, जैसे ये टूटेगी तो श्वास तेज गति से टूट कर तट की ओर झपट्टा मारती हुई आगे की ओर बढ़ती है। मित्रों नोटिस करना, जगन्नाथपुरी पर कभी जाना, जगन्नाथपुरी पर इस चीज को बड़ा पवित्र स्नान माना जाता है। भारत के सभी तटों पर या दुनिया के सभी तटों पर ऐसा ही होता है कि लहरें आएंगी और जाएंगी। तो जब आप किनारे पर बैठे रहते हैं, एक लहर वापस लौट गई और आप चुपचाप खड़े रहना, थोड़ी देर बाद लहर फिर से आपके पास आई। जो लहर आपके पास आ रही होती है वो कुछ और नहीं बल्कि श्वास होती है। समझना मेरी बात की नहीं? जो लहर पीछे हट के फिर से आपके पास आ रही होती वो श्वास होती है। जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं, समंदर के इन्हीं लहरों के किनारे पर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और बैठेंगे, और उधर से एक बड़ी सी लहर आएगी, एक दीर्घ लहर आएगी, और वो आपको पूरी तरह से स्नान कराएगी और लुढ़काते हुए आपको दूर तक ले जाएगी। बड़ा मजा आता है मित्रों नहाने पे, उस स्नान पे बड़ा मजा आता है। तो बेसिकली वो जो तट की ओर आगे झपट्टा मारती हुई, शब्द मेरे सुनना, तट की ओर आगे झपट्टा मारती हुई बढ़ने वाली तेज गति की जो तरंगे होती हैं, बेसिकली वो अपने आप में क्या है, वो श्वास कहलाती हैं। लेकिन कभी कभी देखना, जब तट की ओर ये तरंगे आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे तट पर झाग झाग पैदा कर दी हैं, पूरा तट फेन युक्त हो गया है। तो जब पूरे तट पर ये झाग पैदा कर दे, वैसे भी मान लो ये पानी की सतह है ना, ये जल की सतह है, बाल्टी में पानी लेना और बाल्टी पानी को बार बार थपथपाना, तो जब इसे इस तरह से बार बार थपथपाओगे तो इसमें देखोगे झाग, ये अभी इसमें भी झाग बन गया, देखो तो इसमें झाग झाग बन जाएगा। तो जब ये सर्फ का, ध्यान से, जब ये ब्रेकर का पानी बार बार टूटकर इस सतह पर गिरता है, ब्रेकर का पानी बार बार टूटकर इस सतह पर गिरता है तो यहां पर झाग पैदा कर देता है। तो जब ये तरंगे झाग युक्त होती हैं तो उन्हें सर्फ कहा जाता है। हम लोग अपने घर में कपड़े धोने के लिए सर्फ का प्रयोग करते हैं ना, सर्फ उसी झाग शब्द से बना है। तो जब ये तरंगे झाग युक्त होती हैं तो उन्हें सर्फ कहते हैं। लेकिन जब ये तीव्र गति से शोर मचाती हुई तट की ओर आगे बढ़ती हैं तो यही तरंगे श्वास कहलाती हैं। यहां से फिर से आओ,
फेच मुक्त सागरीय जल सतह थी जिसमें पवनें संचरित हो रही थीं। पवनों के प्रभाव से निर्मित नियमित तरंग श्वेल हुई। श्वेल तट की ओर आगे बढ़ती है तो निमग्न तट से टकराकर इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है तथा यह ब्रेकर का काम करती है, क्योंकि इसमें रुकावट पैदा कर दिया है निमग्न तट ने। ऊंचाई में वृद्धि के साथ यह तट की ओर झुकी होती। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, जब हम लोग दौड़ते जाते हैं और कहीं पैर में रुकावट आ जाए तो अचानक आगे झुककर धड़ाम से नीचे गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं, और अपने दांत भी तोड़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे इसके पैर में रुकावट आई, यह आगे की ओर झुकी, और आगे की ओर झुकी हुई यही जो दीर्घ तरंग प्राप्त होती है, इसे ही हम ब्रेकर कहते हैं। यह भी आपको बता दूं, ब्रेकर के सहारे या जिस रेखा के सहारे ब्रेकर टूटता है सर्प एवं श्वास के रूप में, उसके लिए भी एक अलग शब्द दिया गया जिसे हम लोग प्लंज लाइन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? प्लंज लाइन के नाम से जानते हैं। और प्लंज लाइन के उपरांत ब्रेकर टूटकर सर्प एंड श्वास में बदलता है और सर्प एवं श्वास का जल मानो कि यहां पर जाकर किनारे में कुछ सेकेंड्स के लिए इकट्ठा हुआ। सर्प एवं श्वास का जल जैसे ही इधर से आपने पानी को धकेला, समंदर ने धकेला, तो तट तक पहुंचा और फिर वापस आता है। तो तट तक पहुंचा और पहुंचकर जो अब फिर से वापस आ रहा, ध्यान से, तट तक पहुंचा और पहुंचकर जो फिर से वापस आ रहा है, वापस आते हुए जल को दो नामों से जानते हैं। एक रिप करंट कहते हैं और एक अंडरटो करंट कहते हैं। रिप करंट क्या है? ऐसी जलधारा, वापस आती हुई ऐसी जलधारा जो जल सतह के सहारे वापस लौट रही है, सरफेस के सहारे वापस लौट रही है, उसे तो रिप कहते हैं। जो सरफेस के सहारे वापस लौटे उसे रिप कहते हैं। दूसरा, एक ऐसी धारा जो बॉटम के सहारे जल की ओर वापस लौटती है, इसे अंडर टो करंट कहते हैं। अंडर टो करंट कहते हैं। और इसी के साथ एक ऐसी धारा भी बनती है जो दोनों तटों की ओर फैल जाती। जैसे तट से टकराई, ये दोनों तटों की ओर फैल गई, इधर की ओर तट के सहारे भी फैल गई और इधर की ओर तट के सहारे भी फैल गई। तो जब ये तटों की सहारे फैलती है तो इसे हम लिटोरल करंट कहते हैं। सारे नाम आपके हो गए। ये जो अंडरटो करंट है, ये ऐसा लगता कि तट को धो रहा है, वापस जाते हुए तट को धोता हुआ लेकर जाता है, इसीलिए इसे बैक वॉश भी कहते हैं। बैक वॉश करंट के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली तरंगों के सामान्यतः इतने रूप होते हैं। ठीक है, तरंगों के सामान्यतः इतने रूप पाए जाते हैं और ये सभी के सभी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी इन्हें एग्जाम में प्रॉपरली पूछा गया है। तो लिखो सभी के सभी ध्यान से, इन सारे पक्षों को ध्यान से लिखो, ध्यान से सभी पक्षों को लिखो। ध्यान से लिखो सब एक एक करके, सारे शब्द यहां पर लिखे। मैंने भाषा पे पूरी बात लिखा रहा हूं मैं अब आपको। लिखो कि वह मुक्त सागरीय जल सतह, वह मुक्त मतलब फ्री, मुक्त सागरीय जल सतह, सागरीय जल सतह जिनमें नियमित पवनें संचरित हो रही हों, नियमित पवनें संचरित हो रही हों तथा तरंगों को उत्पन्न कर रही हों,
तरंगों को उत्पन्न कर रही हो उन्हें या उसे, उन्हें की जगह उसे कह दे, फेच कहा जाता है। उसे फेच कहा जाता है। पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे फेच में प्राप्त होने वाली, फेच में प्राप्त करने वाली, प्राप्त होने वाली नियमित तरंग को स्वेल, SWELL, स्वेल कहा जाता है। स्वेल कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाए, पैरा चेंज करें, लिखे जल सतह पर संचरित नियमित तरंग, जल सतह पर संचरित नियमित तरंग तट की ओर आगे बढ़ती हुई, तट की ओर आगे बढ़ती हुई, तट की ओर आगे बढ़ती हुई जब निमग्न तट से टकराती है, निमग्न तट से टकराती है, निमग्न तट से टकराती है तो इसके गर्त के आयाम में कमी आती है। गर्त का आयाम, ट्रफ का आयाम मतलब गर्त की गहराई, गर्त के आयाम में कमी आती है, कमी आती है, कॉमा गति में रुकावट आती है, गति में रुकावट आती है तथा क्रमशः श्रृंग के आयाम में वृद्धि होती जाती है। श्रृंग के आयाम में वृद्धि होती जाती है। जितना गर्त की गहराई घटेगी, श्रृंग की ऊंचाई उतनी बढ़ेगी। सपोज 1 मीटर की गहराई थी, 1 मीटर की ऊंचाई थी, अब आधा मीटर की अगर गहराई होगी तो श्रृंग की ऊंचाई 1.5 मीटर की हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? जितना गहराई में कमी उतना ही ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? तो क्या लिखा आपने? गति में कमी और श्रृंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है क्रमिक रूप से। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें प्लंज लाइन, प्लंज PLUNGE, प्लंज लाइन के सहारे, प्लंज लाइन के सहारे तट की ओर, तट की ओर, तट की ओर सर्प के फन के भांति, सर्प के फन के भांति आगे झुकी हुई, आगे झुकी हुई वह दीर्घ तरंग, वह दीर्घ तरंग जो अपने से पीछे से आने वाली, जो अपने से पीछे से आने वाली तरंगों के लिए, तरंगों के लिए बाधा का कार्य करती है, बाधा का कार्य करती है, उसे ब्रेकर कहा जाता है, उसे ब्रेकर, उसे ब्रेकर कहा जाता है।
पूर्ण विराम लगा दें, ब्रेकर कहा जाता है। पूर्ण विराम लगा दें, फिर पैरा चेंज होगा और लिखेंगे कि ब्रेकर के रूप में प्राप्त तरंग ब्रेकर के रूप में प्राप्त तरंग टूटकर सर्फ या श्वास को उत्पन्न करती है। सर्फ या श्वास को उत्पन्न करती है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे सर्फ मंद झाग युक्त तरंगे हैं, जिनमें झाग हो तरंगों में, मंद झाग युक्त तरंगे हैं, जबकि श्वास तीव्र गति से तट की ओर आगे बढ़ने वाली शोर मचाती हुई, तट की ओर आगे बढ़ने वाली शोर मचाती हुई तरंगे कहलाती हैं। पूर्ण विराम कहला गई, सर्फ एवं श्वास बन गया, फिर पैरा चेंज होगा। लिखे सर्फ एवं श्वास के माध्यम से तट पर संचित जल तीन धाराओं के रूप में परिवर्तित होकर पुनः सागर की ओर वापस लौट जाता है। सागर की ओर वापस ले जाता है। 3 नंबर 1 वेलांचली धारा लिटोरल करंट। वेलांचली धारा लिटोरल करंट डैश देकर यह तट के समानांतर संचरित, जैसे तट से टकराई, जैसे मान लो आज ही बाल्टी में पानी लेना और एकदम दीवार से टकरा देना, तो आप देखोगे नीचे जैसे दीवार के पानी टकराएगा तो दीवार के सहारे दोनों दीवार के किनारों की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तो तट के समानांतर संचरित धारा या दोनों ओर संचरित धारा। पूर्ण विराम। तो दूसरा लिखेंगे रिप करेंट, रिप RIP, रिप करंट। लिखिए तट से सागर की ओर जल सतह के सहारे, तट से सागर की ओर जल सतह के सहारे वापस लौटने वाली धारा। तो लिखे बैकवॉश, सौरभ एक झापड़ मारेंगे तुम्हारी आंख बाहर निकल आएगी। बेवकूफियों को यहां कोई स्थान नहीं देते हैं, ध्यान रखना।
मटर गश्तियां करो लेकिन बेवकूफियां बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखा, बैक वॉश, बैक वॉश, और बैक वॉश में डैश देकर लिखेंगे। बैक वॉश में तली के सहारे, तली मतलब बॉटम, तली के सहारे सागर की ओर, सागर की ओर लौटने वाली, लौटने वाली धारा, लौटने वाली धारा, धारा पूर्ण विराम, यदि, एक लाइन में, यदि बैकवॉश, बैकवॉश अधिक गहराई तक प्राप्त हो, अधिक गहराई तक प्राप्त हो, तो इसे, तो इसे अंडर टो करेंट, अंडर टो करेंट कहा जाता है, अंडर टो करेंट कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है ना। तो ये बातें जो आपने लिखी थी वो एक एक करके बातें जो चित्र में बनाई थी उन्हें समझा भी और उन्हें आपने लिखा भी, एक एक करके आपने सारी चीजें की। ठीक है। अब इसके बाद लिखो तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द वेव्स, तरंगों के प्रकार। ठीक है, शुरू करो सभी। तरंगों के प्रकार में लिखना प्रकार। लिखो तरंगों का वर्गीकरण, तरंगों का वर्गीकरण, वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। तरंगों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। यहां ध्यान से, पहला, पहला उत्पत्ति कारकों के आधार पर, उत्पत्ति कारकों के आधार पर वेव जनरेटिंग फोर्स, उत्पत्ति कारकों के आधार पर ए, जिससे जिससे हो सकता है, पवन मतलब विंड जनरेटेड वेव्स, पवन द्वारा निर्मित तरंग, बी भूकंप द्वारा निर्मित तरंग, सी उल्कापात द्वारा निर्मित तरंग, डी विवर्तनिक तरंग, विवर्तनिक तरंग, तरंग, ई ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित तरंग आदि, निर्मित तरंग आदि द्वारा निर्मित तरंग आदि, आदि पहला हुआ। दूसरा, दूसरा निर्माण की प्रकृति के आधार पर, निर्माण की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, निर्माण की प्रकृति के आधार पर
निर्माण की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, प्रकृति के आधार पर, निर्माण की प्रकृति के आधार पर। अब निर्माण की प्रकृति के आधार पर आप क्या लिखेंगे? ए, संपोषी तरंगे, कंस्ट्रक्टिव वेव्स, संपोषी तरंगे, कंस्ट्रक्टिव वेव, संपोषी तरंगे, संपोषी तरंगे, कंस्ट्रक्टिव वेव मतलब डैश देकर ऐसी तरंगे। कोई बात नहीं सौरभ, मोस्ट वेलकम दोस्त, कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती है, मानव से, पर ऐसी गलतियां मत किया करो जो अक्षम में लगने लगे, ठीक है। ऐसी तरंगे जो तटों पर निक्षेपण कार्य करती हुई, तटों पर निक्षेपण कार्य करती हुई, तटों पर निक्षेपण कार्य करती हुई कुछ विशिष्ट स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, कुछ विशिष्ट स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, उन्हें संपोषी तरंग कहा जाता है। कोई भी तरंग अगर स्थलाकृति पर निक्षेपण कर दी और निक्षेपण करके कोई भी स्थलाकृति बना दी तो उसे संपोषी तरंग कहते हैं। तो बी लिखो, विनाशी तरंग, डिस्ट्रक्टिव वेव, विनाशी तरंग। विनाशी तरंग को डैश देकर लिखेंगे वैसी तरंगे, वैसी तरंगे, वैसी तरंगे जो तटीय स्थलाकृतियों को अपर्दित कर, तटीय स्थलाकृतियों को अपर्दित कर विनष्ट कर देती हूं, विनष्ट कर देती हूं, जैसे एग्जाम्पल, इसका तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया, इसमें एग्जाम्पल सुनामी, सुनामी भी एक तरंग है, सुनामी, सेस महोर्ष्मी, सुनामी, शेष, महोर्ष्मी को बोलते हैं सी सर्ज वेव, सी सर्ज वेव। अब सुनामी क्या है नहीं बताऊंगा आज, शेष क्या है जरूर बताऊंगा। शेष के बारे में लिखेंगे बंदरगाहों के आसपास, बंदरगाहों के आसपास आगे पीछे दोलन करने वाली, आगे पीछे दोलन करने वाली तरंगों को शेष कहा जाता है, शेष कहा जाता है। अब महोर्ष्मी के बारे में, महोर्मियों के बारे में बात करेंगे, सी सर्ज वेव के बारे में, सी सर्ज वेव के बारे में लिखो
उच्च चक्रवातीय तूफानी दशाओं में, उच्च चक्रवातीय तूफानी दशाओं में सागर तटों पर उत्पन्न दीर्घ तरंगें, सागर तटों पर उत्पन्न दीर्घ तरंगें महोर्मियां कहलाती हैं। महाउर्मी है ना, तो महोर्मियां कहलाती हैं। अजीत, महोर्मी या महोर्ष में एक ही है, इसी को महोर्मी कहते हैं। महाउर्मी, महोर्मी, महोर्मियां कहलाती हैं। पूर्ण विराम। तो सुनामी को लिखो फिर, अब बस एक ही लाइन। यह सागरीय जल सतह पर उत्पन्न, यह सागरीय जल सतह पर उत्पन्न सर्वाधिक दीर्घ दैत्याकार, दैत्य हैं ये, मॉन्स्टर वेव्स कहते हैं, दैत्याकार बंदरगाही तरंगे हैं। सुनामी का मतलब ही होता है, जापानीज वर्ड है, सुनामी बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। सुनामी, TSU, शु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब तरंग, तो बंदरगाही तरंगे हैं, दैत्याकार बंदरगाही तरंगे हैं, जिनका तटों पर अत्यधिक विनाशक प्रभाव पाया जाता है। पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों आपके तरंग का टॉपिक। तरंग में जितनी भी बातें जरूरी थी वो तमाम बातें मैंने एक एक करके आपको पढ़ा दी। तरंग इसी के साथ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग ज्वार भाटा के टॉपिक को पढ़ेंगे, टाइड्स के टॉपिक को पढ़ेंगे मंडे की कक्षा में। मंडे की क्लास भी 8:30 से ही अभी रखेंगे, आगे की कक्षाओं के लिए कुछ फिर चर्चा करेंगे संस्था से, ठीक है ना। अभी मंडे 8:30 पर ही क्लास करेंगे। आज की इस कक्षा की इसी के साथ समाप्ति करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ठीक से समझा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चक्रवात क्या है तो जावेद इतना तो बेसिक बात समझो मित्र कि इसे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। दैत्य का मतलब होता है विशालकाय, ठीक है। सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, बच्चों ने लिखा सर स्लाइड बैक कर दीजिए, स्लाइड बैक करना था, दिस वन, इस स्लाइड के बैक की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ ये बात जरूर है कि अगर कहीं कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम बचती है तो आप लोग पीछे का ये जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है एक बार पुनः सुन लिया करो, क्लास के साथ साथ चीज़ों का रिवीजन कर लिया करो। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम शेष बचेगी। आज की इस कक्षा की समाप्ति मैं यहीं पर करूंगा। ओके आर के, क्या आप अपने हिसाब से चलने दीजिए सर हमें। ओके ठीक है, ओके गुड, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मेरे दोस्त। तो क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।